चैनल में केमिस्ट्री के साथ साथ मैं बायोलॉजी के टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगा और एक टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था और टॉपिक का नाम था ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज हम पढ़ रहे थे। ह्यूमन डिजीज में हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अगला टॉपिक ह्यूमन डिजीज का अगला टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मेंडेलियन विकार। टॉपिक का क्या नाम है? मेंडेलियन विकार। देखिएगा मेंडेलियन विकार क्या है। मेंडेलियन विकार एक प्रकार के आनुवंशिक रोग हैं। आनुवंशिक रोग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और नंबर टू मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिए थे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की या मेंडेलियन विकार की। तो देखिएगा मेंडेलियन विकार क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है मेंडेलियन विकार एक प्रकार के आनुवंशिक रोग हैं। किस प्रकार के रोग हैं? आनुवंशिक रोग हैं जो हमें माता के पेट से प्राप्त होते हैं। बात करते हैं कि सर ये रोग उत्पन्न क्यों होते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46 क्रोमोसोम की यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है 44 + XY। यदि मैं किसी मेल पर्सन की बात करूं तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 44 + XY होते हैं और फीमेल में होते हैं 44 + XX। ठीक है, अब देखिएगा ये किसकी स्थिति है? फीमेल की। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स में से किसी एक क्रोमोसोम पर या दो क्रोमोसोम्स पर, एक क्रोमोसोम पर या दो क्रोमोसोम्स पर किसी विशेष रोग की जीन आकर के उपस्थित हो जाए तो उस जीन के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि कौन कौन से रोग हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन से डिजीज़ हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो देखिएगा मुख्य रूप से 4 डिसऑर्डर्स की यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 4 प्रकार के मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की और वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 है हीमोफीलिया। नंबर 2 है वर्णांधता। नंबर 3 है थैलेसेमिया और नंबर 4 है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो बताइएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हीमोफीलिया, नंबर 2 वर्णांधता जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, नंबर 3 है थैलेसेमिया और नंबर 4 है सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले आपको इन चारों रोगों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं और याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, वो है हीम वाला थैला सीला की नहीं सीला। हीम वाला थैला सीला की नहीं सीला। आपसे परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग, कौन सा एक विकार मेंडेलियन विकार है। आपको विकल्प में दिया जाएगा। नंबर 1 आपको दे देगा, जैसे आपको दे दिया टर्नर सिंड्रोम, नंबर 2 दे दिया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नंबर 3 दे दिया जैकब सिंड्रोम और नंबर 4 दे दिया हीमोफीलिया। तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है हीमोफीलिया का। तो बताइएगा इस लाइन का मतलब क्या है? हीम का मतलब है हीमोफीलिया, हीम का मतलब क्या है? हीमोफीलिया, वाला का मतलब है वर्णांधता, थैला का मतलब है
थैलेसेमिया और सीला किनी सीला, इस पूरी लाइन का मतलब है सिकल सेल एनीमिया। तो इन चारों रोगों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी के टॉपिक्स भी मैं यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोफीलिया रोग की। हीमोफीलिया रोग, देखिएगा, हीमोफीलिया रोग के बारे में आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि यह एक आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग होता है। किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है, यानी यह रोग हमें माता के पेट से प्राप्त होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यह एक मेंडेलियन विकार है। मेंडेलियन विकार है, यानी यह जो विकार है वो किसी गुणसूत्र पर जीन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होगा, और वो गुणसूत्र कौन सा होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आनुवांशिक रोग होता है, मेंडेलियन विकार होता है। अगली बात आपको याद रखनी है कि इस रोग की खोज सबसे पहले जॉन ओटो ने की। किसने की? जॉन ओटो ने। इस रोग की खोज किसने की? जॉन ओटो ने की। अगली बात आपको याद रखनी है कि इस रोग को ब्लीडर डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीडर डिजीज या ब्लीडर रोग। अगली बात आपको याद रखनी है कि इस रोग को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज या रॉयल रोग। अगली बात आपको याद रखनी है, इस रोग को हम क्रिसमस रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिसमस रोग भी कहते हैं। रॉयल डिजीज जो है उसको हिंदी में शाही रोग भी कहा जाएगा। शाही रोग भी कहा जाएगा। तो देखिएगा, बताइएगा हीमोफीलिया रोग के अन्य नाम क्या है। नंबर 1 है ब्लीडर रोग। देखिएगा, ब्लीडर शब्द जो है वो ब्लीडिंग से आया है, और ब्लीडिंग का मतलब होता है खून निकलना। जब हमारे शरीर के किसी हिस्से पर किसी चीज़ की चोट लग जाती है तो खून निकलना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि 2 से 8 मिनट के अंदर खून का प्रवाह रुक जाना चाहिए, अर्थात रक्त का थक्का या खून का थक्का बन जाना चाहिए। लेकिन हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि एक बार यदि खून निकलना प्रारंभ हो गया तो वो खून का जो प्रवाह है वो वापस रुकता नहीं है, या रुकने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तब तक उस व्यक्ति के शरीर में से खून की काफ़ी हानि हो चुकी होती है और व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। तो इसलिए इस रोग को क्या कहा गया? ब्लीडर रोग कहा गया। तो आपसे कोई पूछे कि इस रोग को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति के चोट लगने के पश्चात खून का जो प्रवाह होता है वो रुकता नहीं है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं? ब्लीडर रोग कहते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई, इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रॉयल डिजीज कहा जाता है। रॉयल का मतलब है शाही रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इस रोग का जो सबसे पहला वाहक था वो इंग्लैंड की महारानी थी, और उसका नाम था विक्टोरिया। तो इंग्लैंड की महारानी यानी शाही परिवार के अंदर ये रोग सबसे पहले देखा गया, इसलिए इस रोग को क्या कहा गया? रॉयल डिजीज कहा गया। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड की महारानी थी, उस महारानी का नाम क्या था? विक्टोरिया। महारानी का क्या नाम था? विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस रोग की प्रथम वाहक थी, और उस महारानी का जो खानदान है वो निश्चित रूप से रॉयल था, इसलिए इस रोग को क्या नाम दिया गया? रॉयल डिजीज कहा गया। क्या कहा गया? रॉयल डिजीज या शाही रोग कहा गया। इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, ये जो विक्टोरिया थी ये प्रथम इसकी वाहक थी, और इसके बाद में इससे यह रोग इसके पुत्र में आ गया, और उस पुत्र का नाम था लियोपोल्ड। पुत्र का नाम पूछे तो क्या बताना है? लियोपोल्ड। सबसे पहले ये रोग
जो है वो किस में देखा गया, शाही खानदान में देखा गया। और शाही खानदान में इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, विक्टोरिया इस रोग की प्रथम वाहक थी, इसलिए इस रोग को क्या कहा गया, शाही रोग कहा गया। विक्टोरिया से यह रोग उसके पुत्र लियोपोल्ड में आ गया, किस में आ गया, लियोपोल्ड में, और लियोपोल्ड से ये रोग फिर आगे फैल गया रूस, जर्मनी और स्पेन के अंदर। तो बड़े बड़े खानदानों के अंदर ये रोग सबसे पहले देखा गया था, इस कारण से इस रोग को क्या कहा गया, रॉयल डिजीज कहा गया। अब बात करते हैं इसको क्रिसमस रोग क्यों कहते हैं, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। देखिएगा, हमारे ब्लड के अंदर रक्त का थक्का बनाने के लिए टोटल 13 कारक जिम्मेदार होते हैं। हमारे ब्लड के अंदर टोटल 13 कारक होते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जिनको रोमन संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से 13 तक हम आते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर टोटल 13 कारक होते हैं जो खून का थक्का जमाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इन कारकों में से कारक नंबर 8 और कारक नंबर 9 ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। बताइएगा, कारक नंबर 8 और कारक नंबर 9। देखिएगा, कारक नंबर जो 8 होता है उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। कारक नंबर 8 को क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहा जाता है। और कारक नंबर 9 को क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिसमस कारक। तो देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में कारक नंबर 8 अनुपस्थित है तो उसको हीमोफीलिया रोग होगा, और कारक नंबर 9 उपस्थित है तो भी उसे कौन सा रोग होगा, हीमोफीलिया रोग होगा। तो इस कारक को क्रिसमस कारक कहा जाता है, और इस क्रिसमस कारक के कारण ये रोग उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस रोग का क्या नाम रखा गया, क्रिसमस रोग रखा गया। तो बताइएगा, हीमोफीलिया रोग किस प्रकार का रोग है, एक आनुवंशिक रोग है, एक मेंडेलियन विकार है। इस रोग की सबसे पहले खोज किसने की, जॉन ओटो ने की। इस रोग की प्रथम वाहक कौन थी, इंग्लैंड की महारानी, उसका नाम क्या था, विक्टोरिया। और विक्टोरिया से यह रोग किस में आया, उसके पुत्र लियोपोल्ड में आया, और उसके बाद कहाँ कहाँ फैल गया, रूस, जर्मनी और स्पेन के अंदर। भारत में ये रोग बहुत कम देखा गया है। चलिएगा, क्रिसमस रोग इसको कहते हैं, रॉयल डिजीज इसको कहते हैं, और ब्लीडर रोग कहते हैं। इस रोग में एक्चुअल में होता क्या है कि किसी व्यक्ति के यदि चोट लग जाए तो रक्त का जो थक्का है वो 2 से 8 मिनट में नहीं बनता, उसको बनने में या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या बिल्कुल भी नहीं बन पाता, इसलिए ब्लड की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। इस कारण से उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। तो याद रखिएगा, हीमोफीलिया रोग के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि टोटल कितने कारक जिम्मेदार होते हैं, 13 कारक जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से कारक नंबर 8 और कारक नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण है। 8वें कारक को क्या नाम दिया जाता है, हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और 9वें कारक को क्या कहते हैं, क्रिसमस कारक कहते हैं। इसलिए इस रोग को क्या कहा गया, क्रिसमस रोग भी कहा गया। देखिएगा, आगे बात करते हैं। हीमोफीलिया रोग एक एक्स सहलग्न रोग है। आपसे पूछे कि हीमोफीलिया रोग एक आनुवंशिक रोग है, और आनुवंशिक रोग में मेंडेलियन विकार, और मेंडेलियन विकार में यह किस प्रकार का विकार है, एक्स सहलग्न रोग। यानी हम कहेंगे कि इस प्रकार के रोग की जो जीन होती है वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित होती है, एक्स गुणसूत्र पर। देखिएगा, इस रोग की जीन को हम स्मॉल एच के द्वारा दर्शाते हैं। इस रोग की जीन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल एच के द्वारा। देखिएगा, इस रोग की जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर क्या होती है, उपस्थित होती है, इसलिए इसको कहा जाता है यह एक एक्स सहलग्न। सहलग्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। तो जो हीमोफीलिया की जीन है स्मॉल एच, वो एक्स गुणसूत्र पर क्या होती है, उपस्थित होती है। तो देखिएगा क्या स्थिति होगी, 44 + XY। यदि किसी व्यक्ति का क्रोमोसोम का पोजीशन ये है तो वो सामान्य पुरुष होगा। कैसा पुरुष होगा, सामान्य पुरुष। यदि मैं बात करूं 44 + XY, देखिएगा XY
X के ऊपर मैंने क्या लगा दी, जीन लगा दी स्मॉल h। तो ये जो पुरुष है ना, ये सामान्य पुरुष नहीं होगा, ये कैसा पुरुष होगा, रोगी पुरुष होगा। कैसा पुरुष होगा, रोगी पुरुष होगा। यदि हम बात करें 44 प्लस XX की, ये कैसी महिला होगी, सामान्य महिला होगी। कैसी महिला है ये, सामान्य महिला। यदि मैं बात करूं 44 प्लस X और X के ऊपर मैंने जीन लगा दी स्मॉल h, तो अब देखिएगा ये जो महिला है वो किस प्रकार की महिला होगी, इसको हमें समझना है। तो आपको याद रखना है कि यह एक X संलग्न रोग होता है और इस रोग की जो जीन होती है ना वो अप्रभावी होती है। कैसी होती है, अप्रभावी। यानी ये जो जीन है वो यदि जोड़े में आएगी तो ही अपना प्रभाव दर्शा पाएगी। तो यहाँ पे 44 प्लस XY कैसा पुरुष हो गया, सामान्य पुरुष। 44 प्लस XHY ये पुरुष कैसा होगा, रोगी होगा। 44 प्लस XX ये महिला कैसी होगी, सामान्य महिला। 44 प्लस XHX, 44 प्लस XHX देखिएगा एक ही X क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया रोग की जीन आई है। इसका मतलब ये जो महिला है वो सामान्य महिला नहीं होगी, ये रोगी भी नहीं होगी, ये वाहक महिला होगी। कैसी महिला होगी, वाहक। यदि हम बात करें 44 प्लस XX, दोनों X क्रोमोसोम पर मैंने हीमोफीलिया की जीन लगा दी। दोनों X क्रोमोसोम पर मैंने हीमोफीलिया की जीन लगा दी, तो इस प्रकार की जो महिला होगी वो रोगी महिला होगी। लेकिन इस प्रकार की जो महिला होती है वो भ्रूणावस्था में क्या हो जाती है, मर जाती है। इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से यह जो रोग होता है वो मुख्य रूप से पुरुषों में पाया जाता है। महिलाएं इसकी केवल क्या होती है, वाहक होती है। यदि किसी लड़की में या महिला में यदि यह रोग उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के रोग के कारण उस महिला की या उस बच्ची की जो मृत्यु है वो जन्म से पहले ही हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार की जो महिला होती है वो रोगी महिला कभी भी नहीं होती, क्योंकि उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मुख्य रूप से रोग किस में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। महिलाएं इसकी केवल क्या होती है, वाहक होती है। महिलाएं रोगी क्यों नहीं होती, आपसे कोई पूछे, क्योंकि उसकी भ्रूणावस्था में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सर वाहक महिला जो है वो दूसरों में रोग फैलाएगी, अपनी संतानों में रोग फैलाएगी, लेकिन उसके खुद के क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, बिल्कुल उसके खुद के फर्क पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लड की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बताइएगा ये आपको जीनोटाइप्स याद करने हैं। 44 प्लस XY सामान्य पुरुष, 44 प्लस XHY रोगी पुरुष, 44 प्लस XX सामान्य महिला, 44 प्लस XHX वाहक महिला, 44 प्लस XHXH रोगी महिला, लेकिन इसकी भ्रूणावस्था में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो बताइएगा पुरुष इस रोग के रोगी होते हैं, लेकिन महिलाएं इस रोग की रोगी नहीं होती। वो केवल क्या होती है, वाहक, यानी अपनी संतानों के अंदर वो इस रोग को पहुंचा सकती है, लेकिन उसके खुद के इसके द्वारा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक उसके फर्क पड़ता है, वो मैंने आपको बता दिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। चलिएगा अब बात करते हैं सर एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको काफ़ी तो बता दिए। एक प्रकार के न्यूमेरिकल्स और पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि एक पुरुष है, वो सामान्य पुरुष है, और एक महिला है, वो वाहक है। यदि इन दोनों की शादी हो जाए, सामान्य पुरुष की शादी वाहक महिला के साथ हो जाए, तो उसकी संतानों के अंदर इस रोग की क्या प्रायिकता होगी, उसे हमें समझना है। तो बताइएगा सामान्य पुरुष की यदि मैं बात करूं तो इसका जो गुणसूत्रीय प्रारूप होगा वो क्या होगा, 44 प्लस XY होगा, और वाहक महिला का गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होगा, 44 प्लस XHX होगा।
ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इनकी संतानों के अंदर इस रोग की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हम युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक बनाने के लिए हम इस 44 को तो यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ यही वाले काम में आने वाले हैं। कायिक गुणसूत्र हमारे युग्मक बनाने में काम में नहीं आते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, युग्मक बनाया। तो बताइएगा इसके कितने युग्मक बनेंगे, 2। एक X बनेगा और एक क्या बनेगा, Y। यानी एक युग्मक में X क्रोमोसोम होगा और एक युग्मक में Y क्रोमोसोम होगा। और वाहक महिला की यदि मैं बात करूं तो XH और X। फिर हम क्या करेंगे, पुन्नेट ने जो चेकर बोर्ड पद्धति बताई थी उसके द्वारा इनका क्रॉस करवा देंगे। तो क्रॉस किस प्रकार करवाएंगे, देखिएगा एक हम बोर्ड बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, उसके अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे पुरुष के दोनों युग्मकों को X और Y, और यहाँ हम लिख देंगे महिला के दोनों युग्मकों को XH और X, ठीक है। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो XHX, XHX, XH को इससे मल्टीप्लाई किया, XH को इससे मल्टीप्लाई करो, XHY, X को X से मल्टीप्लाई किया, XX, और X को Y से मल्टीप्लाई किया, XY। तो देखिएगा 2 लड़के हो रहे हैं और 2 क्या हो रही हैं, लड़कियां। देखिएगा 2 पुत्र उत्पन्न हुए और 2 क्या उत्पन्न हुई, पुत्रियां। अब देखो 2 पुत्र जो हैं उनमें से एक पुत्र, ये वाला जो पुत्र है वो रोगी होगा, एक पुत्र क्या होगा, रोगी, और एक पुत्र क्या होगा, सामान्य। यानी हम कह सकते हैं कि पुत्रों के अंदर 50% पुत्र रोगी होंगे और 50% पुत्र कैसे होंगे, सामान्य। और पुत्रियों के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है, एक पुत्री वाहक होगी, ये देखिएगा वाहक है, एक ही X क्रोमोसोम पर H आया है, इसका मतलब ये वाहक है। और दूसरी जो पुत्री होगी वो कैसी होगी, सामान्य होगी। तो हम किस प्रकार से करते हैं, आपको जो परीक्षा में सवाल दिया जाएगा उसमें आपके सामने लिखा हुआ होगा कि पुरुष किस प्रकार का है, सामान्य है या रोगी है, और महिला के बारे में आपके सामने लिखा हुआ होगा वो वाहक है या सामान्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामान्य पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र है उनको लिख लेंगे XY, और वाहक महिला के जो लिंग गुणसूत्र उनको लिख लेंगे। वाहक के लिए एक X क्रोमोसोम पर आपको क्या लगाना है, एक X क्रोमोसोम पर आपको जीन लगा देनी है स्मॉल h। अब हम क्या करेंगे, युग्मक बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। तो XY के गैमेट्स क्या होंगे, X और Y, और XHX के गैमेट्स क्या होंगे, XHX। फिर हम एक बोर्ड बनाएंगे, उस बोर्ड के अंदर पहले पुरुष के दोनों गैमेट्स लिख लेंगे और फिर महिला के दोनों गैमेट्स लिख लेंगे, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना है। XH को X से मल्टीप्लाई किया तो XHX आ गया, XH को Y से मल्टीप्लाई किया, XHY आ गया, X को X से मल्टीप्लाई किया, XX आ गया, और X को Y से मल्टीप्लाई किया, XY आ गया। तो यहाँ पर जो 2 पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं उन 2 पुत्रों में से एक पुत्र तो रोगी होगा और दूसरा पुत्र कैसा होगा, सामान्य होगा। जो 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई उन 2 पुत्रियों में से एक पुत्री वाहक होगी, देखिएगा, और दूसरी पुत्री क्या होगी, सामान्य होगी। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं इसका। मान लीजिएगा एक पुरुष है, वो रोगी है, पुरुष कैसा है, रोगी, और एक महिला है वो वाहक है, और इन दोनों की मान लीजिएगा शादी हो जाती है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि रोगी पुरुष यानी किस रोग का रोगी है, ये हीमोफीलिया का। रोगी पुरुष की शादी वाहक महिला के साथ होती है तो उसकी संतानों में इस रोग की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले रोगी पुरुष की मैं बात करूं तो रोगी पुरुष का जो गुणसूत्रीय प्रारूप होगा वो क्या होगा, XY, और रोगी के लिए हम क्या करेंगे, X के ऊपर
क्या लगा देंगे, हीमोफीलिया की जीन लगा देंगे। वाहक महिला है तो बताओ वाहक महिला का गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होने वाला है, XHX। ठीक है, फिर हम इसके गैमेट्स बना लेंगे। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे बताइएगा, XHY, और इसके गैमेट्स क्या बनने वाले हैं, XH और X। ये पुरुष के गैमेट्स हैं और ये किसके हैं, महिला के। अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से इसको डिवाइड कर देंगे। इधर हम पुरुष के लिख देंगे और इधर हम किसके लिख देंगे, महिला के। देखिएगा पुरुष के गैमेट्स क्या हैं, XHY, और महिला के गैमेट्स क्या हैं, XH और X। फिर हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, XHXH, ठीक है, XHX, XHY, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये। वापस से सुन लीजिएगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इससे करना है, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं। दो पुत्रों में से एक पुत्र जो है वो रोगी है, ये रोगी होगा, और ये पुत्र कैसा होगा, सामान्य। ये पुत्र रोगी होगा और ये कैसा होगा, सामान्य होगा। ठीक है, तो 50% पुत्र रोगी हो गए, 50% पुत्र कैसे हो गए, सामान्य। और जो दो पुत्रियां उत्पन्न हो रही है उनमें से ये पुत्री रोगी होगी और ये कैसी होगी, वाहक होगी। एक रोगी और एक कैसी हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। तो बताइएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको गुणसूत्रीय प्रारूप इसका बनाना आता है तो। चलेगा, ये पहला रोग था जिसका नाम क्या था, हीमोफीलिया। वापस से सुन लीजिएगा, यह एक आनुवांशिक रोग है, यह एक मेंडेलियन विकार है। इस रोग की खोज सबसे पहले जॉन ओटो ने की थी। इस रोग को इस रोग में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, रुकती नहीं है, इस कारण से इसको ब्लीडर डिजीज़ भी कहा जाता है। इसको रॉयल डिजीज़ कहते हैं क्योंकि साई खानदान में ये सबसे पहले देखा गया था। और इसको क्रिसमस रोग भी कहते हैं क्योंकि इस रोग में खून का जो निकलना है वो रुकता नहीं है। कौन से फैक्टर की कमी की वजह से, क्रिसमस फैक्टर, जो कारक नंबर कौन सा है, 9वां, 8वां कारक और 9वां कारक, ये दो कारक हीमोफीलिया के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। यदि 8वां कारक अनुपस्थित है ब्लड में तब तो हीमोफीलिया ए होगा, और 9वां कारक यदि अनुपस्थित है तो उसे हीमोफीलिया बी कहते हैं। ठीक है, चलेगा। दूसरा रोग हम पढ़ते हैं, उस रोग का नाम है वर्णांधता। वर्णांधता, सबसे पहली बात, वर्णांधता रोग की खोज डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने। इस कारण से इसको डॉल्टनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉल्टनिज्म। दूसरी बात, इस रोग में क्या होता है, लाल व हरे रंग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। लाल व हरे रंग में यदि कोई व्यक्ति विभेद नहीं कर पा रहा है कि कौन सा रंग तो लाल है और कौन सा हरा, तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगली बात आपको याद रखनी है, इस रोग की जांच करने के लिए एक चार्ट काम में लिया जाता है, उसे हम कहते हैं इशियारा चार्ट। इशियारा चार्ट। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस रोग में इशियारा चार्ट का उपयोग किया जाता है उसकी पहचान करने में, तो आपको याद रखना है इशियारा चार्ट वर्णांधता रोग की पहचान करने में प्रयुक्त होता है। और इस चार्ट से 1 मीटर की दूरी पर रोगी को बिठा दिया जाता है और 15 सेकंड के लिए कहा जाता है कि इस चार्ट को देख करके आप पहचानिए कि कौन सा रंग तो लाल है और कौन सा हरा। इसके ऊपर कुछ डॉट्स बनी होती है, इनको काउंट करना होता है। अगली बात याद रखनी है कि वर्णांधता जो रोग है वो भी एक प्रकार का एक्स सहलग्न रोग है। यानी इस रोग की जो जीन है उसे हम स्मॉल c से दर्शाते हैं। इस रोग की जीन भी लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है, X गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। लिंग गुणसूत्र में भी कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित होती है, X गुणसूत्र पर। और हीमोफीलिया की तरह इस रोग की जीन भी कैसी होती है, अप्रभावी होती है।
तो याद रखिएगा यह एक एक्स सहलग्न रोग है और इस रोग की जो जीन होती है वो किस पर पाई जाती है, एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है। तो इसका मतलब इसका जो गुणसूत्रीय प्रारूप है वो किस प्रकार का होगा, वो उसी प्रकार होगा जैसे हीमोफीलिया का था। ये कैसा पुरुष होगा, सामान्य पुरुष। ये जो पुरुष है इसमें अगर मैं इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर H नहीं लगेगा, यहाँ पे C लगा दूं तो ये वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति होगा, यानी ये रोगी होगा। ये सामान्य महिला हो जाएगी। ये बताइएगा, ये वाहक महिला होगी। कैसी महिला होगी, वाहक, यानी इसमें खुद में यह रोग नहीं होगा लेकिन यह अपनी संतानों में इस रोग को पहुंचाएगी। और बात करें X, C और C। अब देखिएगा इस रोग में क्या होगा, महिला कैसी हो जाएगी, रोगी हो जाएगी। तो वर्णांधता रोग क्या है, याद रखिएगा इस रोग की सबसे पहले खोज किसने की थी, डाल्टन ने की थी। इस कारण से इस रोग को डाल्टनिज्म भी कहा जाता है। दूसरी बात, इस रोग से रोगी जो पर्सन होता है, जो पुरुष या महिला होती है, वो लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाती। तीसरी बात याद रखनी है, इस रोग की पहचान करने के लिए कौन सा चार्ट काम में लेते हैं, इसियारा चार्ट काम में लेते हैं। और यह किस प्रकार का रोग है, एक एक्स सहलग्न रोग होता है और इसकी जीन को हम स्मॉल c से दर्शाते हैं। और इसकी जीन भी कौन से गुणसूत्र पर पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। ठीक है, और ये जीन कैसी होती है, अप्रभावी होती है, यानी जोड़े में आने पर ही अपना प्रभाव दर्शाएगी। XY सामान्य पुरुष, XCY रोगी पुरुष, XX सामान्य महिला, XCX वाहक महिला और XCXC रोगी महिला। तो ये कौन सा रोग था, वर्णांधता। और इसके न्यूमेरिकल्स भी हीमोफीलिया वाले जो न्यूमेरिकल्स थे उनके अकॉर्डिंग ही सॉल्व होंगे। चलिएगा, 2 मेंडेलियन विकार मैंने आपको पढ़ा दिए। नंबर 1 कौन सा था, हीमोफीलिया, और नंबर 2 था कलर ब्लाइंडनेस। चलिएगा, तीसरा रोग हम बात करेंगे। तीसरा जो देखिएगा, यह एक मेंडेलियन विकार है। किस प्रकार का विकार है, मेंडेलियन विकार है। यह जो रोग है, इस रोग में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे रक्त के अंदर, हीमोग्लोबिन, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, थैलेसीमिया रोग कहते हैं। तो थैलेसीमिया क्या है, एक मेंडेलियन विकार है और हीमोग्लोबिन, जो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है वो विकार युक्त हो जाता है। इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है, थैलेसीमिया रोग कहा जाता है। तो इस रोग में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, थैलेसीमिया रोग में क्या होता है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन विकार युक्त हो जाता है और इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, थैलेसीमिया रोग कहते हैं। चलिएगा, और चौथा रोग कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया। देखिएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या होता है, जो रक्त में आरबीसी होती है उसका आकार हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। और याद रखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि जिन व्यक्तियों के या जिन पर्सन्स के, जिन रोगियों के सिकल सेल एनीमिया रोग होता है उनको कभी भी मलेरिया रोग नहीं होता। तो ज़्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे काम में जितना आता है उतना मैं आपको थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में बता रहा हूँ। थैलेसीमिया रोग और सिकल सेल एनीमिया रोग दोनों के बारे में हम लिमिटेड स्टडी करने वाले हैं। थैलेसीमिया रोग कैसा होता है, इस रोग में हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, विकार युक्त हो जाता है। और सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या हो जाता है, आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि जिन व्यक्तियों में सिकल सेल एनीमिया रोग होता है उनको कभी भी मलेरिया रोग नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के विकार मैंने आपको पढ़ाए। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, हीमोफीलिया और वर्णांधता जो रोग है वो लिंग सहलग्न रोग होता है, यानी एक्स गुणसूत्र पर उनकी जीन पाई जाती है। लेकिन ये जो दोनों रोग हैं वो कायिक सहलग्न रोग होते हैं। कैसे रोग होते हैं, कायिक सहलग्न। तो आपको मेंडेलियन विकार में इतना ही आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रकार के मुख्य रूप से विकार हैं। नंबर 1 हीमोफीलिया, नंबर 2 वर्णांधता, नंबर 3 थैलेसीमिया और नंबर 4 सिकल सेल एनीमिया।
इनमें से सुर वाली जो 2 डिजीज़ है उनके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो वो सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। और इन 2 डिजीज़ के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है, ताकि ये जो एग्ज़ाम्स आपकी लगती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रीट, पटवार, LDC, उसमें यहाँ तक ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।